सभी स्टूडेंट्स का यूनिट 24/7 स्वागत है और सैम्पल पेपर आ चुके हैं 2024-25 के लिए। 12th ज्योग्राफी के सैम्पल पेपर को हम सॉल्व करेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, 3 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें मार्किंग स्कीम। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। ठीक है, तो 1 से 17 तक मल्टीपल चॉइस MCQs हैं। ठीक है ना, और 1 मार्क्स का एक MCQ है, तो 17 मार्क्स यहाँ हो गए। ठीक है, 17 मार्क्स। बी सेक्शन है 18 to 19 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कैरी है 3 मार्क्स। ठीक है, तो 18 से लेकर 19 तक। ठीक है ना, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। फिर सेक्शन सी है 20 to 23 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी है 3 मार्क्स। आंसर द क्वेश्चन शैल बी रिटन 18 to 100 वर्ड्स में इसको लिखना है 2023। और सेक्शन डी की बात करें 24-28 कैरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स। आंसर टू दिस क्वेश्चन शैल बी रिटन है 120-150 वर्ड्स के अंदर लिखना है। सेक्शन ई जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है 20 to 30। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा का पूरा स्कीम है। अब हम आ जाते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे बच्चों की डिमांड थी तो उस डिमांड को फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आ जाओ इस पे सॉल्व कर लेते हैं। द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मेजर द शॉर्टफॉल इन द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द विच पैरामीटर्स। तो ये आपसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, तो 4 मेजर जो थे उसके इम्पैक्ट थे, 4 मेजर पैरामीटर थे। एक तो 40 ईयर तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, फिर क्लीन वाटर कितना अवेलेबल है, फिर एडल्ट लिटरेसी रेट कितनी है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अंडरवेट चिल्ड्रन कितना है। तो यहाँ पे द ऑडिट लिटरेसी रेट एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, नहीं ये तो नहीं है। ठीक है ना, पॉवर्टी इंडेक्स HPI का तो नहीं है। एक्सेस टू द रिसोर्सेज इन द टर्म ऑफ द परचेजिंग पावर, ठीक है ना, ये भी नहीं। ठीक है ना, the number of the small children who are the underweight, the number of the children enrolled in the school, no, ये C सेक्शन जो है करेक्ट है। और 4 इसके अलावा है, क्लीन वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, एडल्ट लिटरेसी रेट HPI का ही इंडिकेटर है, साथ में 40 ईयर तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। ठीक है ना, देयर आर द 2 स्टेटमेंट मार्क असर्शन A एंड रीजन R, मेक योर आंसर पर कोड प्रोवाइड बिलो। The often smaller countries have done better than the larger ones, and relatively poor nations have been ranked higher than the richer neighbor in the term of the human development। क्या कह रहा है, often a smaller country, जो छोटी कंट्रीज होते हैं वो लार्जर कंट्री है ना, और साथ ही उनसे पोअर भी होते हैं, लेकिन उनका जो SDI जो है वो रैंक हाई होता है जो छोटे और पुअर कंट्रीज होता है। ठीक है ना, द साइज ऑफ द टेरिटरी एंड द पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर कोई देश बड़ा है, उसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी SDI ज़्यादा होगी, नो। ठीक है ना, द कंट्री विद द हायर ह्यूमन डेवलपमेंट आर दोज वेयर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर एज टेकन प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बोथ A एंड R इज राइट है ना, दोनों सही है बिल्कुल। ठीक है ना, दोनों करेक्ट है। ये समझा रहा है कि भाई कंट्री बड़ी है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर SDI भी ज़्यादा जरूरी नहीं है। SDI क्या है, एक्सेस टू द रिसोर्सेज, हेल्थ और एजुकेशन। देश छोटा है, गरीब है, लेकिन अगर ये तीनों वहाँ के लोगों को मिल रहा है तो उसका SDI हमेशा हाई आएगा। उसका साइज क्या है फर्क नहीं पड़ता, वो बड़ा है छोटा है, उसके पर कैपिटा इनकम कितनी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों ही रीजन जो है एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, करेक्ट है। ठीक है ना, तो 2 कथन है, अक्सर छोटे देशों ने बड़े देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, और अपेक्षाकृत गरीब देशों को मानव विकास के मामले में अमीर पड़ोसी की तुलना में उच्च स्थान दिया गया है। क्षेत्र का आकार, प्रति व्यक्ति आय सीधे मानव विकास संबंधित नहीं है। मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश हुआ है। ओके, तो जहां पर एजुकेशन है, हेल्थ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एम्पावरमेंट है, फ्रीडम है, ठीक है, एक्सेस टू द रिसोर्सेज है, वहां पर जो है वो SDI ज़्यादा होगी, चाहे वो देश छोटा हो। ठीक है ना, गरीबों कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने अपने सोशल सेक्टर में कितना इन्वेस्ट किया, इसकी इंपॉर्टेंस है। Which of the following statement are correct related to the rural marketing centers? Such are the correct option। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। 2 तरह के मार्केटिंग सेंटर होते हैं, एक अर्बन मार्केटिंग सेंटर होता है, ठीक है ना, एक रूरल मार्केटिंग सेंटर RMC, और एक होता है अर्बन मार्केटिंग सेंटर। रूरल मार्केटिंग सेंटर जो होता है उससे हम लोग जो है मंडीज भी कहते हैं, और इन मंडीज को जो है क्वाजी अर्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्वाजी अर्बन सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि ना तो ये शहरी होता है ना ये ग्रामीण होता है। ना तो शहर जैसी व्यवस्था होती है अच्छी, लेकिन
छोटी मोटी व्यवस्था होती है। आपको आरएमसी के अंदर डॉक्टर नहीं मिलेगा लेकिन कंपाउंडर मिल जाएगा। आपको आरएमसी के अंदर जो है रूरल मार्केटिंग सेंटर जो है, जो क्वाजी अर्बन होता है, वहां आपको बीएमडब्ल्यू नहीं मिलेगी लेकिन मोटरसाइकिल मिल जाएगी, ठीक है। तो और अर्बन मार्केटिंग सेंटर तो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, वहां तो सब कुछ सामान मिलता है, बड़े बड़े मॉल होते हैं, सीबीडीज होते हैं, बड़े मार्केट्स होते हैं। तो देख लेते हैं, मोटा मोटा अंतर तो मैंने बता दिया आपको। याद रखना कि आरएमसी ही क्वाजी अर्बन एरिया भी है और आरएमसी ही जो है वो आपका मंडी भी है, ठीक है ना। चले भाई, द रूरल मार्केटिंग सेंटर कैटर टू नियर सेटलमेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये आपका मार्केटिंग सेंटर है, ये इस गांव के, यहाँ पे एक गांव है, यहाँ एक गांव है, यहाँ एक गांव है, यहाँ एक गांव है, ये सब गांव के लोग यहाँ आते हैं। जैसे आपने पंचायत देखा होगा ना, फकोली मार्केट, तो फुलेरा के लोग, आसपास के लोग जो है वो उस गांव में आ रहे हैं। आप देखोगे आपके आसपास एक कोई तहसील होगी, आपके आसपास गांव उस तहसील में जाते हैं, वो तहसील ही आरएमसी है, रूरल मार्केटिंग सेंटर है, क्वाजी अर्बन है ना, ठीक है। द रूरल मार्केटिंग सेंटर आर द क्वाजी अर्बन ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द मोस्ट रूडिमेंट्री टाइप, बिल्कुल करेक्ट है। दे ऑफर द मैन्युफैक्चर गुड एज वेल एज अ मेनी स्पेशलाइज्ड मार्केट। नो 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 नो, स्पेशलाइज्ड मार्केट तो यूआरसी अर्बन मार्केटिंग सेंटर जो है, यूएमसी अर्बन मार्केटिंग सेंटर जो है उनका है। स्पेशलाइज्ड सर्विस मतलब आपको एमडी डॉक्टर्स मिल जाएंगे, अच्छे वकील मिल जाएंगे, स्पेशलाइज्ड मार्केट मिल जाएंगे आपको, बड़े मॉल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। वो नहीं है ये, तो ये ऑप्शन थर्ड नहीं है। द पर्सनल एंड द प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड, दीज फॉर्म लोकल कलेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स, करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन नहीं है ना, मोर स्पेशलाइज सर्विस नहीं है, लेस स्पेशलाइज सर्विस है। तो यहां पर जहां जहां तीसरा ऑप्शन है उसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ऑटोमेटिक आंसर आ गया ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। चले भाई नेक्स्ट। तो ग्रामीण विपणन केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ग्रामीण विपणन केंद्र आसपास की बस्तियों की जरूरतें पूरा करते हैं, करेक्ट है। ग्रामीण विपणन केंद्र सबसे बुनियादी किस्म अर्ध शहरी व्यापार केंद्र होते हैं, क्वाजी अर्बन होते हैं, करेक्ट है। ये निर्मित वस्तुओं की पेशकश करते हैं, साथ ही कई विशेष बाजार विकसित करते हैं, गलत है। व्यक्तिगत पेशेवर सेवाएं अच्छी तरह से विकसित नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। यहाँ पे एमबीबीएस नहीं मिलेगा लेकिन कंपाउंडर मिल जाएगा, ठीक है ना, समझ में बात आ गई होगी आपको, है ना। स्थानीय संग्रह वितरण केंद्र है, गांवों से आने वाला गेहूं यहाँ इकट्ठा होता है और वितरण केंद्र है, और यहाँ जो है या शहरों से आने वाली जो सामान है, दवाइयाँ, वो यहाँ इकट्ठी होती है और यहाँ से वितरित हो जाती है अलग अलग गाँवों में, ठीक है। जैसा मैगी का पैकेट जो है गाँव में एक आरएमसी में आया और वो मैगी का पैकेट जो अलग अलग गाँवों में बढ़ गया, तो ये कलेक्शन सेंटर भी है। और ये जो है जैसे गाँवों का गेहूं जो है वो आरएमसी में पहुंचता है और आरएमसी से गेहूं बड़े शहरों में चला जाता है, वैसे ही बड़े शहरों का सामान इन आरएमसीज में आता है और छोटे छोटे गाँव में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये तीनों सही है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन द सीक्वेंसेस। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करें, सिल्क रूट इज एन अर्लियर एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कनेक्टिंग द रोम टू चाइना अलोंग द 6000 किलोमीटर। तो 6000 किलोमीटर का चाइना से रोम तक सबसे पुराना जो था व्यापारिक मार्ग था, करेक्ट है। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रोम एम्पायर, द यूरोपियन कॉमर्स ग्रू द ड्यूरिंग द 12th and 13th सेंचुरी विद द डेवलपमेंट ऑफ द ओशन गोइंग द वारशिप ट्रेड बिटवीन द यूरोप एंड एशिया ग्रो एंड द अमेरिकस वेयर आर द डिस्कवर्ड, करेक्ट है भाई, है ना। डिसइंटीग्रेशन हो गया रोमन एम्पायर का, कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हो गया और तो ओशन व्यापार बढ़ा और साथ में अमेरिका की खोज भी हुई। 15th सेंचुरी, द यूरोपियन कॉलोनिज्म बीइंग अलोंग विद द ट्रेड ऑफ द एक्सोटिक कमोडिटीज, अ न्यू फॉर्म ऑफ द ट्रेड इमर्ज विच वाज कॉल्ड अ स्लेव ट्रेड, बिल्कुल सही है। फिर डेनमार्क ने, फिर ब्रिटेन ने, फिर अमेरिका ने इसको बैन भी किया था। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, कंट्री इम्पोज द ट्रेड टैक्स एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। गैट आया था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, गैट आया था कि नहीं आया था बताओ, गैट आया था ना, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड, ठीक है ना, आया था, गैट आया था कि नहीं आया था बताओ। तो चारों ऑप्शन है यहाँ पे अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें चारों के चारों ऑप्शन सही है, करेक्ट है बिल्कुल, है ना, कति राइट है ना। रेशम मार्ग रोम और चीन को जोड़ने वाली लंबी दूरी का एक प्रारंभिक उदाहरण है। रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय और वाणिज्य वृद्धि हुई। समुद्री युद्धपोतों के विकास के साथ यूरोप और एशिया के बीच व्यापार बढ़ा और अमेरिका की खोज हुई, करेक्ट है बिल्कुल। 15वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं का व्यापार के साथ साथ नया रूप भी उभरा और दास व्यापार कहा गया, है ना। डेनमार्क ने और ब्रिटेन, दास व्यापार में तो लोगों को खरीदना बेचना, खासकर निग्रो इंडियंस, इनको, ठीक है। बाद में इस पर बैन भी लग गया था, सबसे पहले डेनमार्क ने लगाया, ब्रिटेन, देन अमेरिका, ठीक है।
प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देशों ने पहली बार व्यापार का एक मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, गैट आया, है ना, क्या आया, गैट आया। ओके, तो चारों ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी फॉर द ट्रेडिंग बाय द bringing a down trade barriers like a tariff and allowing the goods and services from the everywhere to compete with the domestic product and service is called, बताए, टैरिफ जैसी व्यापारिक बाधाओं को कम करके हर जगह से वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू उत्पादों और सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देकर अर्थव्यवस्था को व्यापार के लिए खोलने के कार्य को क्या कहा जाता है, ट्रेड लिबरलाइजेशन। डंपिंग मत कर देना, डंपिंग तो ये होता है कि आपने किसी देश में अपने सामान को उनके सामान से भी सस्ता करके बेचना शुरू कर दिया, तो उसे डंपिंग कहता है। फ्री ट्रेड में होती है डंपिंग, है ना, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हिसाब किताब होता है, उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होगा, फेवरेबल होगा। अगर किसी कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा है तो उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव होगा, ठीक है ना, क्या होगा, नेगेटिव होगा, अनफेवरेबल होगा। बायलैटरल ट्रेड क्या होता है, दो देशों के बीच में व्यापार को बायलैटरल ट्रेड कहते हैं, ठीक है ना। मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होता है, जब कई सारे देशों के बीच से व्यापार होता है, जैसे भारत जो है वो यूरोप में व्यापार कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, तो भारत मल्टीलैटरल ट्रेड कर रहा है। बायलैटरल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि दो देशों के बीच में केवल बिजनेस हो रहा है, जैसे भारत और रशिया के बीच में बिजनेस हो रहा है, इज अ बायलैटरल बिजनेस। डंपिंग क्या होता है, फ्री ट्रेड के अंदर एफटीए डाल करके चीज़ों को सस्ता, इतना सस्ता कर देना कि लोकल मार्केट है, मान लो कि चीन का सामान जो है वो बांग्लादेश में बिक रहा है और बांग्लादेश में भी कपड़े हैं और चीन के भी कपड़े, लेकिन चीन के कपड़े इतने सस्ते हो गए कि वो बांग्लादेशी कपड़ों से भी सस्ते हो गए, तो बांग्लादेश का जो मार्केट है वो खराब हो जाएगा और चीन का मार्केट वहाँ बन जाएगा। इसे डंपिंग कहते हैं कि अपने सामान को सस्ता करके बेचना किसी देश में, है ना, और इसे ट्रेड लिबरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट, ऑर्डर द पॉपुलेशन फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट। ये पॉपुलेशन पूछ रहा है, सिंपल है, तो 3, 2, 1, 4, ठीक है ना, करेक्ट है आंसर 3, 2, 1, 4, है ना। तो बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, देखो इसको, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मान के चलो कि क्वेश्चन यहां से पूछा तो जाना ही जाना है, ठीक है ना, क्वेश्चन यहां से पूछा तो जाना है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो कहाँ की है, वो उत्तर प्रदेश की, उसके बाद महाराष्ट्र की, उसके बाद फिर बिहार की, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल की, ठीक है ना। ओके, हाई टू लोएस्ट पूछ रहा, तो हाई उत्तर प्रदेश, लोएस्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 4 वेस्ट बंगाल, ठीक है। There are the 4 distinct phases of the population growth identified in the India over the last 1 century. Identify the phase from the given description. आपको फेज पता करना है पॉपुलेशन ग्रोथ का। 4 फेज थे पॉपुलेशन ग्रोथ के, आपको पता है कितने फेज थे इंडिया में, 4 फेज थे। कौन कौन से थे, सबसे पहले बात कर लें 21 तक, 21 से 51 तक, 51 से 81 तक और 1981 से प्रेजेंट। ये 4 फेजेस थे, मोटा मोटी 4 फेजेस थे। अब पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। द पीरियड ऑफ द रेफर टू द पीरियड ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द इंडिया, ठीक है ना। ये जो पीरियड है ये एक्सप्लोजन है, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी, विच वाज कॉज्ड बाय द रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट। इस दौरान बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, मोर्टेलिटी रेट, यानी मृत्यु दर कम हो गई क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गई। बट अ हायर फर्टिलिटी रेट ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री, मोर्टेलिटी रेट तो कम हुई लेकिन हाई फर्टिलिटी रेट बढ़ी रही। लोग बच्चे, मतलब डेथ रेट तो कम हुआ लेकिन बर्थ रेट बढ़ गया। बर्थ रेट क्यों बढ़ गया, क्योंकि इस समय ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, लोगों के पास खाने के लिए अनाज था, काम करने के लिए पैसा था, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो रहा था, इसलिए फर्टिलिटी रेट जो है बढ़ती गई लेकिन मोर्टेलिटी रेट ओवरऑल कम हो गई। The average annual growth rate was the 2.2%. It is in the period that the development activities were introduced through the centralized planning process and economy started showing up the ensuring the improvement of the living conditions. People at large constituency they where the high natural increase the higher growth rate. ठीक है, तो क्या करोगे, एक्सप्लोजन आपको केवल इस शब्द से पकड़ लेना चाहिए। तो एक्सप्लोजन कब हुआ था, 51 से 81 के बीच में, ठीक है ना। हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ रही थी, मोर्टेलिटी रेट कम हो रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन जो है 1951 से 1981 तक, ऑप्शन सी, ठीक है ना। ये है बात, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर स्टेबल थी, यहाँ पर कम थी, ठीक है ना, और यहाँ अभी धीरे धीरे वापस कम हो रही है, ठीक है ना, बढ़ रही है लेकिन अभी भी कम है, ठीक है ना, कम होती जा रही है, ग्रेजुअली कम हो रही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटेक्टिव इरीगेशन इज, 2 तरह की इरीगेशन है ना, देखो इरीगेटेड इरीगेशन की बात करें 2 तरह की, एक तो प्रोटेक्टिव है और एक प्रोडक्टिव है। एक में तो फसल को बचाने के लिए पानी दे रहे हैं, इरीगेशन कर रहे हैं, एक में फसल की ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पानी दे रहे हैं। ये 2 तरह का पैटर्न है, ठीक है।
द प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सॉइल मॉइस्चर deficiency, provide the sufficient soil moisture in the cropping season to the achieve high productivity, double water input per unit area of the cultivated land so that the multiple cropping can be done, increase the productivity of the soil. ठीक है ना, increase the productivity of the soil. तो प्रोटेक्टिव इरिगेशन कब करते हैं अपन? तो प्रोटेक्टिव इरिगेशन करता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। भाई फसल को बचाने के लिए कर रहा है। आपके राजस्थान के अंदर, गुजरात के कुछ एरियो में, हरियाणा के कुछ एरियो में हम फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए, फसल से बहुत ज़्यादा पैदाइश लेने के लिए हम लोग इरिगेशन नहीं कर रहे हैं, फसल को प्रोटेक्ट कर लें इसलिए हम इरिगेशन कर रहे हैं। तो ये दो पैटर्न है। और दूसरा पैटर्न है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा पानी दे रहे हैं। यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर तेज़ सर्दी पड़ रही है, तेज़ गर्मी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, पानी कमी हो रही है, तो प्रोटेक्शन के लिए हम इरिगेशन कर रहे हैं। तो इरिगेशन के दो पर्पज हैं, या तो प्रोटेक्शन या प्रोडक्शन। यहाँ पर प्रोटेक्शन पूछ रहा है तो आंसर ए। ठीक है ना, तो सिंपल सा था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन नहीं बता रहा हूँ। हिंदी वर्जन मैं वहीं दूंगा जहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी या कॉम्प्लेक्स लेवल ज्यादा है बच्चों के लिए। ठीक है, दे आर द टू स्टेटमेंट, मार्क द असर्शन एंड रीजन, मार्क योर आंसर पर कोड प्रोवर्ड। Assertion: there has been the significant increase in the agricultural output and yield of the many crops such as the rice and wheat among the other crops like sugarcane, oilseed, cotton due to the improvement of the technology during the last 50 years। तो ये कह रहा है कि लास्ट 50 years के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर आउटपुट पर यील्ड जो है वो बढ़ा है। मैनी क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट अमॉन्ग द अदर क्रॉप्स लाइक शुगर केन, ऑयल सीड एंड कॉटन। ठीक है ना, इनका इंप्रूव हुआ है 50 सालों के अंदर। क्यों इंप्रूव हुआ है? ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, अच्छे सीड्स आ गए, HVI, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, कल्टीवेशन की अच्छी व्यवस्था है, कल्टीवेटर्स हैं, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक है, साथ के अंदर इरीगेशन की अच्छी जो है व्यवस्था है। ठीक है, रीजन द एक्सपेंशन ऑफ द इरीगेशन, आंसर दे दिया मैंने। ठीक है, द क्रूशियल रोल इन एनहांस द एग्रीकल्चर आउटपुट इन द कंट्री, इट प्रोवाइड द बेस फॉर द इंट्रोडक्शन मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ऑप्शन बी, द बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए। करेक्ट है, इसमें भी सही किया था ना मैंने, इसमें सही तो किया था। हाँ चलो भाई, टेक करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं, आ जाओ। The identify the statement that is not true with the regard to watershed management। ठीक है ना, वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में बातचीत चल रही है। वाटरशेड मैनेजमेंट हो गया, वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वाटर रिसाइकलिंग हो गया। ये तीन बड़े मैनर है आपके, ठीक है ना, वाटर कंजर्वेशन करने के लिए। ठीक है, देखते हैं। इट रेफर टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, वाटरशेड प्रोग्राम, नीरू मीरू प्रोग्राम की बात करते हैं, अरावरी की बात करते हैं, हरियाली प्रोग्राम की बात करते हैं। ठीक है ना, इसमें द वाटरशेड मैनेजमेंट इंक्लूड्स द जुडिशियस यूज फॉर ऑल रिसोर्सेज बट द नेचुरल एंड ह्यूमन विद इन द वाटरशेड। करेक्ट है, द वाटरशेड मैनेजमेंट एम्स टू द ब्रिंगिंग अबाउट द बैलेंस बिटवीन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द वन हैंड द सोसाइटी एंड अदर हैंड। बहुत अच्छा। द सक्सेस ऑफ द वाटरशेड डेवलपमेंट स्लोली डिपेंड अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत है ना, नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो नॉट ट्रू जो है स्टेटमेंट नंबर 4 नॉट ट्रू है। डिपेंड अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल गलत है। डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट एंड सोशल पार्टिसिपेशन। लोग चाहिए वाटरशेड के लिए। ठीक है ना, वाटरशेड मैनेजमेंट जो है, प्रोक्लेशन टैंक बनाना है आपको, वाटर हार्वेस्टिंग करना है आपको, नदियों का पानी बचाना है आपको। ठीक है ना, ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज करना है आपको। ठीक है ना, पेड़ लगाना है आपको। ठीक है ना, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर करना है आपको। तो इसके लिए आपको सोसाइटी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, लोग पार्टिसिपेट करने चाहिए। ये केवल और केवल स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का काम नहीं है। तो स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। ठीक है ना, चले भाई। A group of the student were conducting a research on the water pollution level in Delhi, where the organization will student need to visit, gather information on the water quality. The Delhi Pollution Control Board, DPCC, the Indian Council Environment Research, ICER, the National Water Development Agency, NWADA, and Central Pollution Control Board, CPCB। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना, एक तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये दो तरह के कंट्रोल बोर्ड है बच्चों। ठीक है ना, और इसके 507 सेंटर्स हैं जो कि वाटर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए इनको बनाया गया है। तो इसका विजिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, इनका विजिट करना पड़ेगा आपको। और स्टेट में जाओगे तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ठीक है ना, SPCB। ठीक है, चलें भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच है ना, वेस्ट बंगाल रानीगंज, ठीक है ना, तमिलनाडु, ये सब के सब जो हैं वो कोल माइंस है। ठीक है ना, तमिलनाडु नवेली लिग्नाइट निकलता है, सबसे बड़ी खान है। महाराष्ट्र में कोरबा, उड़ीसा में तलचर। कोरबा महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है कोरबा, तो है ना। ठीक है ना, कोरबा नहीं होगा, ये मिसमैच है। सी इज करेक्ट आंसर। क्या पूछे? इनकरेक्टली मैच्ड पूछ रहा है।
इनकरेक्टली मैच्ड पूछ रहा है भाई, ध्यान रखना। तो आपके सैंपल पेपर में कोल का क्या है, ऐसा आपका पेट्रोल का पूछ सकता है, मैग्नीज का पूछ सकता है, बॉक्साइट है पूछ सकता है आपको, लोहे का पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। तो इनकी जो ट्रिप एंड ट्रिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। अपना एक रूल है ना, ये थ्योरी है, थ्योरी को कॉन्सेप्ट में निकालो और फैक्ट निकालो। तो TCF कहता हूँ इसको मैं, है ना। ये पर्पज हम फुलफिल करेंगे यहाँ पे, TCF का पर्पज जो है हमारा ये फुलफिल किया जाएगा। तो थ्योरी को 2 पार्ट में बांट दो NCERT को, एक है आपका कॉन्सेप्ट और एक है आपका फैक्ट, बस ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो NCERT को अगर 2 पार्ट में अलग कर देंगे अपन, दैट कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट, तो फर्स्ट बुक जो है आपकी लगभग उसमें केवल आपको पढ़ने 40 पन्ने, उन 40 पन्नों में फैक्ट और कंसेप्ट दोनों है। और सेकंड बुक में भी आपको 40 पेजेस पढ़ने, उसमें भी कंसेप्ट और फैक्ट दोनों है। अगर दोनों 80 पेजेस ढंग से पढ़ लिए, मतलब जो अपन जो क्रिप्स नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना, अच्छे नंबर आ जाएंगे ठीक है ना। 70 में से 65 ज़्यादा नंबर, 60-65 पकड़ लो आप हंसते खेलते, ठीक है। चले भाई, तो TCF वाली थ्योरी अपन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। चले भाई, द सैटेलाइट इज द मोड ऑफ द कम्युनिकेशन इज द themselves as well as the regulate the use of the other means of communications, the choose the correct satellite system used by India। तो ये सैटेलाइट के बारे में बताया कि मोड ऑफ द कम्युनिकेशन है, साथ में इंडिया के सैटेलाइट्स के बारे में बताओ कि इंडिया के सैटेलाइट कौन सा है, ठीक है ना। तो इंडिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS, द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसरो तो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तो 2 हैं, इनसेट और IRS, इनसेट और IRS, क्या है, इनसेट एंड IRS। नेक्स्ट, ठीक है। उपग्रह स्वयं संचार का एक माध्यम है, साथ ही संचार के अन्य साधनों का उपयोग भी नियंत्रित करते हैं। तो भारत के 2 उपग्रह प्रणाली बताइए, तो एक तो IRS है और एक भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली है। इसरो तो संगठन है। द सेतु भारतम, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है वैसे सेतु भारतम परियोजना लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एम टू द अचीव द डेवलप ऑफ द स्टेट रोड अलोंग द कोस्टल बॉर्डर, इज द भारतमाला प्रोजेक्ट में है। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अबाउट 1500 मेजर 1500 मेजर ब्रिजेस एंड 200 रेल ओवर ब्रिजेस एंड रेल अंडर ब्रिजेस, डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोर वाटरवेज। तो दैट सेतु भारतम योजना, सेतु का मतलब ही समझ गया ना, सेतु सेतु मतलब फ्लाईओवर, पुल, ठीक है ना। ओके, सिंपल सा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट यहाँ पे। द रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 15 to 17 द आइडेंटिफाई द हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री। तो मतलब हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है अकॉर्डिंग टू अवर NCERT। तो हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना, याद रखना। अभी जो नए वर्ल्ड फैक्ट्स आए हैं वो आपके NCERT में शामिल नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू NCERT चाइना है। लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि भारत पहले रैंक पर है और चाइना दूसरे पे, लेकिन अपने को तो NCERT के अकॉर्डिंग जाना है, तो चाइना है, ठीक है ना। चाइना, चाइना, फिर इंडिया, फिर USA, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको। सेकंड, द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर द यूजुअली, अच्छा ये बच्चों के लिए, ठीक है ना, जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनके लिए ये प्रश्न है, ठीक है। लेकिन सबको सॉल्व करना है, वो प्रैक्टिस का हिस्सा है, ठीक है। बात कर लेते हैं, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री। तो हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है, अपन ने बात कर ली थी अभी, ठीक है ना, चाइना है ना, ठीक है ना, ठीक, चाइना। आइडेंटिफाई द अफ्रीकन कंट्री दैट हैज द वेरी हाई पॉपुलेशन। बताया भाई, वेरी हाई अफ्रीकन कंट्री, नाइजीरिया, मैक्सिको तो सेंट्रल अमेरिका में, ब्राजील साउथ अमेरिका में, पाकिस्तान जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है ना, एशिया के अंदर है, और नाइजीरिया जो है वो आपके कहाँ है, आपके अफ्रीका में। द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर विजुअली, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, पढ़ लेते हैं इसको भी। द टोटल नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन द स्पेसिफिक एरिया, द अरेंजमेंट ऑफ द, ये क्या पूछा, व्हाट डज ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन द स्पेसिफिक एरिया, द अरेंजमेंट ऑफ द स्प्रेड पॉपुलेशन अक्रॉस द गिवन एरिया, द रेट ऑफ द विच पॉपुलेशन इंक्रीज द ओवर टाइम, द नंबर ऑफ द बर्थ पर 1000। ये तो बिल्कुल नहीं है ना, ये तो बिल्कुल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है ना, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, इस चीज को नोटिफाई किया जाए। क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है भाई, ठीक है ना। आपसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है इसके अंदर, बताएं, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट अक्रॉस द गिवन एरिया, स्पेसिफिक एरिया नहीं, अरेंजमेंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द पीपल अक्रॉस द गिवन एरिया, जितना भी एरिया दे रखा है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। सिंपल है, एशिया। आउट ऑफ 10 अगर हम बात कर ले, 6 कंट्री जो है वो एशिया में, याद रखना, 6 कंट्री जो है वो एशिया के अंदर है, ठीक
ठीक है ना भाई। आपको पता होगा ना कि 90%, ये तो आपको पता होगी फैक्ट शीट, तो आपको 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कितने एरिया में रहती है? 10% एरिया में रहती है, 10% एरिया में रहती है। और ये 10% एरिया जो है आपका, इसमें से भी जो 10 कंट्रीज हैं आपकी, वो 6 कंट्रीज जो हैं, वो 60 जो है प्रतिशत जनसंख्या वो यहाँ है, ठीक है ना, 6 कंट्रीज के अंदर अगर हम बात कर लें, ठीक है ना। चले भाई, तो एशिया में द फॉलोइंग क्वेश्चंस है ना, द विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, बताएं भाई, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री? तो एशिया, सिंपल। अब रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टूरिज्म हैज बिकम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्जरी एक्टिविटी एज टोटल रजिस्टर्ड जॉब्स 250 मिलियन एंड टोटल रेवेन्यू 40% ऑफ द टोटल जीडीपी। तो कह रहा है भाई वर्ल्ड जो है सबसे बड़ी जो है वो ट्रेजरी एक्टिविटी है आपके टूरिज्म, और 250 मिलियन जो है इसमें जॉब रजिस्टर्ड है, और पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसका 40% यही है। बिसाइड द मैनी लोकल पर्सन्स एंड एम्प्लॉयड प्रोवाइड द सर्विसेज लाइक अकोमोडेशन, घर दे रहे हैं, होटल्स वगैरह होती है आपकी, आपके पेइंग गेस्ट वगैरह होते हैं, मील्स है, ट्रांसपोर्ट है, एंटरटेनमेंट है, स्पेशल शॉप सर्विंग है, टूरिस्ट है। टूरिज्म फॉस्टर एंड ग्रोथ द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, रिटेल ट्रेडिंग एंड द क्राफ्ट इंडस्ट्री। वह टूरिज्म जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहा है, रिटेल ट्रेडिंग, दुकानदारी भी बढ़ती है उससे, क्राफ्ट इंडस्ट्री बढ़ती है, हैंडीक्राफ्ट सुवीनियर्स वगैरह होते हैं ना। राजस्थान में कोई आता है तो आदमी राजस्थान का बंदेज खरीदता है, कोई कश्मीर जाता है तो कश्मीर का कोई सामान खरीदता है, उन क्राफ्ट्स की बात कर रहा है। इन द सम रीजन द टूरिज्म इज अ सीजनल बिकॉज द वेकेशन पीरियड और इज डिपेंड ऑन द फेवरेबल वेदर। भाई किसी को बर्फ देखनी है तो गुलमर्ग जाएगा, सर्दियों में जाएगा, किसी को समुद्र देखना है तो गोवा जाएगा, तो सीजनल होता है। राजस्थान में कोई आदमी घूमने के लिए आएगा तो सर्दियों में आएगा, ठीक है, ओके। इट बट मैनी रीजन अट्रैक्ट द विजिटर ऑल देयर। कुछ जगह होती है जो पूरे साल भर लोगों को अट्रैक्ट करती है, जैसे लाइक शिमला, नैनीताल, ठीक है ना, कश्मीर, पूरे साल लोग जाने जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना, उदयपुर, माउंट आबू, ठीक है। द वार्मर पैलेस अराउंड द मेडिटेरियन कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया, है ना। मेडिटेरियन कोस्ट क्या है? यूरोप और अफ्रीका के बीच में, और वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया क्या है? ये आपका, ये वेस्टर्न घाट्स आपके, ठीक है ना। The popular tourist destination in the world. The other include the winter sports regions found mainly in the mountains area and the various scenic landscapes and the national parks which are scattered. The historical towns and attract the tourists because of the monument, heritage sites and the culture activities. तो बता रहे भाई कुछ विंटर स्पोर्ट्स के लिए लोग स्कीइंग वगैरह करते हैं, कुछ सिनिक, कोई लैंडस्केप्स होते हैं, अच्छे झरने हैं, नदियाँ हैं, पानी, वो भी अट्रैक्ट करते हैं। कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे ताजमहल की बात कर लें, आमेर फोर्ट की बात कर लें, चित्तौड़गढ़ फोर्ट की बात कर लें, जैसलमेर फोर्ट की बात कर लें, लाल किला की बात कर लें, हम्पी की बात कर लें, विजयवाड़ा की बात करें, तो कुछ मॉन्यूमेंट वाले प्लेसेस भी अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द टूरिज्म, ठीक है ना, इज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ठीक है ना। लीस्ट टू रिनोवेड ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज द मेडिटेरियन कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया। टूरिज्म हैज बिकम ए लार्जेस्ट टर्जरी एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। कमेंट लोग कर दो, तो ये लो, ये आंसर हो गया इसका, है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। The tourism has become the world single largest tourism activity in the registered jobs 250 million and total revenue 40%, ठीक है ना, ओके। चलो इसका अब इन तीनों के क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन तीनों के आंसर्स देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो फर्स्ट आंसर है द ट्रेवल अंडरटेकन फॉर द पर्पज फॉर द रिक्रिएशन रादर देन द बिजनेस। ये टूरिज्म की परिभाषा हो गई। द मेडिटेरियन कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया, the Mediterranean coast is between the Europe and Africa and west coast of the India like Goa, Kerala, Malabar, Konkan, है ना, अरब सागर के पास वाला। The tourism has become the world's single largest tourism activity, 250 million jobs and revenue 40% of the GDP. Besides, the many local people are employed to provide a service like accommodation, meal, transport, entertainment, special shop serving tourists, tourism, foster growth of the infrastructure, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ये एसडीआई का टेबल दे रखा है। एसडीआई आपको पता है कि एसडीआई जो है वो महबूबुल हक ने दिया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना, महबूबुल हक जो है उन्होंने दिया था, ये 1990 में आया था ये। साथ में इसका पैरामीटर रैंकिंग क्या है, 0 to 1 करते हैं। कोई कंट्री 0 के नज़दीक है तो वो लो है, कोई कंट्री अगर 1 के नज़दीक है, 1 के अगर नियर अबाउट है तो वो हाई और वेरी हाई है, और 0 और 1 के बीच में तो वो मॉडरेट है। साथ में ही 3 की पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से? एक्सेस टू द रिसोर्सेज, R2C,
एजुकेशन और हेल्थ, सबको 1/3 का वेटेज दिया हुआ है, ठीक है ना। 1990 में यूएनडीपी ने इसको पहली बार निकाला था, ठीक है ना। ओके, जहाँ एसडीआई बहुत अच्छा होता है, हाई होता है या वेरी हाई होता है, वहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, पर कैपिटल इनकम ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जहाँ एसडीआई लो होता है वहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल, वार, फेमाइन, डिजीजेज, ये सब होती है इन सिंपल मैनर, तो समझ लेते हैं। द आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर फॉर द कंट्री क्लासिफाइड एज हैविंग द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, तो मीडियम डेवलपमेंट ये रहा, सिंपल। मीडियम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं 0.5502, 0.5502, 0.699 इज द मीडियम, इज द वेरी हाई, ठीक है ना, हाई, ठीक है ना, तो मॉडरेट है, ठीक है ना। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कंट्री डिसइंटीग्रेट हुई यूएसएसआर से, वो सबकी सब कंट्रीज मीडियम में आती है। जो भी सोशल सेक्टर में खर्चा कर रहे हैं, अपने लोगों का ध्यान रख रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, वो सब का मीडियम है, ठीक है ना। व्हाट कैन यू रेफर अबाउट वेल बीइंग ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री विद द हाई लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो जहां पर हाई लेवल है वहां पर क्या क्या है, सिंपल है। देखो 3 की फैक्टर समझ लो इसको, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हो, क्योंकि यहां पर रेफरेंस नहीं दे रखा अपने को केवल इसको पढ़ करके समझना है। तो 3 काम करते हो, या तो 3 की फैक्टर्स लिख दो। एक्सेस टू रिसोर्सेज, भाई लोगों तक एक्सेस टू द रिसोर्सेज मतलब पर कैपिटा इनकम, ये है, ठीक है ना। लोग जो है वो रिसोर्स, एजुकेशन ले सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, अच्छे घर में रह सकते हैं, टूरिज्म कर सकते हैं, एक्सेस टू द रिसोर्सेज यानी कि पर कैपिटा इनकम, उनके पास पैसे हैं। साथ में ही एजुकेशन, एडल्ट एनरोलमेंट अच्छा है, बच्चों का स्कूल एनरोलमेंट अच्छा है, लोग पढ़ सकते हैं। फिर साथ के अंदर ही हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा है, लोग ज़्यादा उम्र तक जीते हैं। भाई किस उम्र में लोग ज़्यादा उम्र तक जिएंगे, कहाँ जिएंगे, जहाँ हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है। एक तो ये पैटर्न है। दूसरा पैटर्न इसको हल करने का क्या है, डेथ रेट कम है, ठीक है ना, बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट और बर्थ रेट कम है, ठीक है ना। और डेथ रेट और बर्थ रेट कम है, साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज्यादा है, लोग 70-80 साल तक जीते हैं, ठीक है ना। साथ के अंदर ही एडल्ट लिटरेसी रेट अच्छी है, एडल्ट लिटरेसी रेट ज्यादा है। तो इस तरीके से दिखा सकते हो, डेथ रेट भी कम है, बर्थ रेट भी कम है, ठीक है ना। डेथ रेट कम क्यों, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है। बर्थ रेट कम क्यों, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, तो जब समझते हैं कि भैया हम दो हमारे एक में ही, या हम दो हमारे कोई नहीं, जापान नॉर्वे की तरह। या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70-80 साल तक लोग जी रहे हैं, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, खाने को अच्छा मिल रहा है। साथ में एडल्ट लिटरेसी रेट अच्छी है, लोग पढ़े लिखे हैं, कॉलेज तक जा रहे हैं, और जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो दोनों तरीके से इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। गिव द रीजन फॉर द लो लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इन 33 कंट्रीज, ठीक है ना। तो गिवन द रीजन ऑफ द लो लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल टर्मोइल, वॉर, सिविल वॉर, फेमाइन, डिजीजेज, इनस्टेबिलिटी, सोशल सेक्टर में कम, डिफेंस में ज़्यादा खर्चा करना, ये सब। आ जाओ भाई सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को ना। बिटवीन द, ये देखो यहाँ पे ये बोर्ड ने गलत कर रखा है ना, मैं सही कर देता हूँ, है ना, बोर्ड ने गलत कर रखा है ये। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, मध्यम मानव विकास देशों के मानव विकास का स्कोर पहचान करें। मध्यम, मॉडरेट पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, डेवलपमेंट द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मीडियम जो है वो क्या है आपका, मीडियम जो है आपका ये है 0.5502 to 0.699, ठीक है ना। ये आपका पूछ रहा है मीडियम, ठीक है। चलें भाई, हाई लिटरेसी रेट, लो बर्थ रेट, डेथ रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो बर्थ रेट भी लो, डेथ रेट भी लो, लिटरेसी रेट, एडल्ट लिटरेसी रेट जो है वो हाई है, एजुकेशन ज़्यादा है, और हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, खाने को अच्छा मिल रहा है, ठीक है ना, फूड अच्छा है। द कंट्री विद द लो लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द मोर डेफिशिएंट रेदर देन द सोशल सेक्टर, दिस कंट्री है लोकेटेड द एरिया द पॉलिटिकल टर्मोइल, सिविल वॉर हो रहे हैं, कोई बांग्लादेश पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया, ठीक है ना, एंड द सोशल इंस्टेबिलिटी, the form of the civil war, famine, high disease, they have not been able to initiate, accelerate the economic development. पैसा ही नहीं इनके पास में, तो एजुकेशन हेल्थ पर कहाँ खर्चा करेंगे ये, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय हो जाएगी इनकी, गुड नाइट हो जाएगी इनकी, ठीक है। चलो भाई, द एक्सप्लेन द ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर विद द हेल्प ऑफ द रियल लाइफ। भाई ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर पूछ रहा है, सिंपल है,
ठीक है ना, या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू डिटर्मिज्म, तो ग्रिफ्ट टेलर ने दिया सबसे पहली बात तो, और कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमनाइजेशन की बात कर लें या न्यू डिटर्मिज्म के एनालिसिस की बात कर लें अपन, ठीक है ना, तो इज द मिडिल पाथ बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, सिंपल है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू नेचर चलना है, नेचर को ओबे भी करना है, उसको कनकर भी करना है, दोनों फैक्ट के साथ इन्वॉल्व होना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। विद द पैसेज ऑफ द टाइम द पीपल बीइंग द अंडरस्टैंड देयर द एनवायरमेंट एंड द फोर्सेस ऑफ द नेचर विद द सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, द ह्यूमन डेवलप बेटर एंड द मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, दे मूव फ्रॉम द स्टेट ऑफ द नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ द फ्रीडम, ठीक है ना। अंडरस्टैंड किया, नेचर को समझे और फिर अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट, दे क्रिएट अ पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज ओबिडेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट, द ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएट अ कल्चरल लैंडस्केप्स, धर्म बनाए, मंदिर बनाए, ठीक है, मस्जिद बनाई, बड़े बड़े शहर बनाए, बड़े बड़े सेटलमेंट्स बनाए ह्यूमन ने, ठीक है ना, अपना कल्चर बनाया। द इम्प्रिंट्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्रिएटेड एल्सवेयर, हेल्थ रिजॉर्ट, है ना, हाईलैंड्स, ह्यूज अर्बन स्प्रॉल्स, शहरी क्षेत्र, फील्ड्स, ऑर्चिड, पॉस्चर एंड प्लेन्स, रोलिंग हिल्स, स्पोर्ट ऑन द कोस्ट, ओशनिक रूट्स, ओशनिक सर्फेसेस, सैटेलाइट्स, स्पेस, अर्ली स्कॉलर टर्म दिस द पॉसिबलिज्म, इसको पॉसिबलिज्म कहा गया। भाई आपको ठंड लग रही है, आपने एसी बना दिया, एसी, हीटर, कार, एयरक्राफ्ट, आपने नेचर को अपने अकॉर्डिंग डाला। भाई नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन क्या होता है कि नेचर के अकॉर्डिंग आपको डालना है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर क्या होता है कि आप नेचर को ऑल्टर कर रहे हो अपने लिए, तो ये ऑल्ट्रेशन कर दिया हमने हमारी सुविधाओं के हिसाब से नेचर को ऑल्टर करना शुरू कर दिया, है ना, तो पॉसिबिलिज्म है, ठीक है। The nature provide opportunities and the human being make use of these and slowly nature gets the humanized and starts the bring the imprints of the human endeavor, simple। अब न्यू डिटर्मिज्म की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। The traffic is regulated by the lights on the crossroads, भाई स्टॉप एंड गो ग्रिफ्ट टेलर ने दिया था। इसका मतलब ये था कि हमें नेचर को ओबे भी करना है और नेचर को कनकर भी करना है ना, लेकिन नेचर के अकॉर्डिंग करना है, नेचर के चाहने पर उसको जीतना है, ठीक है ना। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है सोलर एनर्जी, एनर्जी भी मिल रही है लेकिन सोलर से मिल रही है, तो हमको जो है वो फ्यूल जलाना नहीं पड़ रहा, पेट्रोल और कोयला जलाना नहीं पड़ रहा, तो पेट्रोल और कोयला जलाने से न्यू डिटर्मिनिज्म जो है वो फेल हो जाता है क्योंकि उससे नेचर को नुकसान पहुंचा है। लेकिन सोलर एनर्जी से हमारा जो पर्पज है वो भी फुलफिल हो रहा है, साथ में नेचर भी बच रही है, तो सोलर एनर्जी इज द गुड एग्जांपल फॉर न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक है। और इसे स्टॉप एंड गो भी कहते हैं। The traffic is regulated by the lights, the crossroads. The red lights means the stop, and amber light provide a gap between the red and green lights to get set, and green light means go, है ना। भाई होता है ना, चौराहे के ऊपर बत्ती लगी होती है, यहाँ पर बत्तियाँ लगी हुई हैं, लाल बत्ती तो रुक जाओगे, अंबर होती है वेट करोगे, और ग्रीन होते निकल जाओगे, ठीक है ना। इससे एक्सीडेंट रुकने की गारंटी तो नहीं है, लेकिन इससे एक्सीडेंट रुकता है। वैसे ही अगर नेचर हमें स्टॉप होने के लिए कह रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग अभी चारों तरफ फैल रही है, नेचर हमें बार बार समझा रही है कि रुक जाओ, लेकिन हम रुक नहीं रहे। तो जैसा नेचर हमसे करवाना चाहती है उसके अकॉर्डिंग हम चलें और साथ में अपना डेवलपमेंट भी करें, तो स्टॉप एंड गो थ्योरी, ठीक है। द कंसेप्ट शो दैट द rather there the situation is the absolute necessity environmental determinism, nor is there the condition absolute freedom possibilism। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चल रहे हैं नेचर के अकॉर्डिंग, तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है रेड जेल का, और अगर हम पॉसिबिलिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम फ्रीडम है बिल्कुल, है ना, तो हम पॉसिबिलिज्म कर रहे हैं, हम अकॉर्डिंग नेचर को अपने अकॉर्डिंग ढाल रहे हैं। इट द मीन ऑफ द ह्यूमन बींग्स कैन कनकर नेचर बाय द ओबिंग इट, है ना, बस ये करना है आपको, कनकर करना है, जीतना है, लेकिन उसको मानते हुए जीतना है। एनर्जी में कोयले की जलाने के बजाय आपको सोलर एनर्जी का यूज करना है, ठीक है ना, पर्पज फुलफिल हो जाए और नेचर भी ओबे हो जाए और नेचर को जीत भी लें आप, ठीक है ना, ठीक है ना। दे हैव द रिस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल एंड कैन बी प्रोसीड इन देयर परस्यूट ऑफ द डेवलपमेंट व्हेन द नेचर परमिट्स द मॉडिफिकेशन, है ना। तो जब वो आपको ग्रीन लाइट दे, इसका मतलब नेचर आपको मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन आपको विद इन द लिमिट्स करना है कि जिससे नेचर सेफ रहे आपकी, है ना। And it means the possibilities can be created within the limits which do not damage the environment, and there is no free run without any accident. The free run which the development economics attempt to take has already resulted in the greenhouse effects। हो गए आपके ओजोन, अब लाल बत्ती ग्रीन बत्ती आपने लगा दी चौराहे पर, ट्रैफिक लाइट्स लगा दी, इसका मतलब ये तो नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट तो होंगे, लेकिन फिर भी, ठीक है ना, कंट्रोल मैनर में चीज़ें जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है, ग्लेशियर्स पिघल ही रहे हैं, लैंड्स भी खराब हो ही रही है, ठीक है।
ठीक है ना। तो ये वास्तविक जीवन के उदाहरण की सहायता से प्रकृति का मानकीकरण की व्याख्या कीजिए। नवनियतिवाद की अवधारणा की तुलना में चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइट से की जाती है उदाहरण से समझाइए। तो प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सिंपल मैं हिंदी में भी लेके आया था, ठीक है, वेरी सिंपल उसके अंदर है, तो ये आसान था, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सुएज कैनाल की, ठीक है ना। सुएज कैनाल के क्वेश्चंस के बारे में आप आंसर दें उससे पहले बताता हूँ कि सुएज कैनाल जो है मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर पोर्ट सैयद है, यहाँ पोर्ट सुएज है। 160 किलोमीटर ये लंबी है, 1869 में ये बनी थी। कैप ऑफ गुड होप वाला जो रास्ता है, ठीक है ना, उसको इसने छोटा कर दिया, ठीक है ना, उसको इसने क्या कर दिया, बिल्कुल छोटा कर दिया भाई, ठीक है। चले भाई, और साथ में ही अगर हम बात कर लें इसकी खासियत की, तो इसको पार करने में 12 घंटे लगता है, ठीक है ना, 12 आवर्स लगते हैं। 11 से 15 मीटर गहरी है, 11 से डेप्थ जो है इसकी 11 to 15 मीटर डेप्थ है इसकी। तो ये इसका पूरा का पूरा जो है वो इसकी विशेषता है। द नेम ऑफ द टू सी कनेक्ट बाय द सुएज कैनाल, तो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू दे कंसीडर द यूरोपियन गेटवे ऑफ द इंडियन ओशन, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज द जोग्राफिकल लोकेशन, बिकॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, बिकॉज दिस रूट कनेक्टेड इंपॉर्टेंट बिजनेस रूट्स, इस वजह से इसको गेटवे ऑफ द इंडियन ओशन कहा जाता है, ठीक है। सिंपल, तीनों के आंसर देख लेते हैं, ठीक है। द मेडिटेरियन सी टू रेड सी, सिंपल है। द दिस सी रूट रिड्यूस द डायरेक्ट डेस्टिनेशन बिटवीन द रिवर पूल एंड द कोलंबो कंपेयर टू द कैप ऑफ द गुड होप, जोग्राफिकल रीजन। भाई पहले हमें ये यूरोप है आपका, और ये है आपका, ये है आपका, और ये है आपका सुएज कैनाल, ये है मेडिटेरियन सी, ये है रेड सी। पहले जहाँ से घूम के आते थे कैप ऑफ गुड होप जो कि साउथ अफ्रीका में, और फिर जाते थे। अब सीधे ही रास्ता रिड्यूस हो गया और डायरेक्ट आ जाते हैं। तो जोग्राफिकल लोकेशन, साथ में ही अगर आपसे मान लो कि क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली पूछ ले, मान लो कि अगर ऐसा पूछ ले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका, है ना, द यूरोपियन गेटवे ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है ना, आपसे सीधा ये पूछ ले, तो क्या करोगे इसमें, जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस, ग्लोबल सी रूट इंपॉर्टेंस, साथ के अंदर ही कनेक्ट टू इंपॉर्टेंट ग्लोबल रूट्स, है ना, इन तीनों की वजह से इसको गेटवे ऑफ द इंडियन ओशंस कहते हैं, ठीक है, ओके। और फिर अब है इसकी विशेषता, सुएज कैनाल की इंपॉर्टेंस, है ना, इट इज इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो 160 किलोमीटर जो है लंबी है, 11 से 15 मीटर गहरी है, 100 शिप जो है डेली निकलते हैं, 10 से 12 घंटे इसको क्रॉस करने लगते हैं। द रेलवे फॉलो द कैनाल टू सुएज, इस्माइलिया देयर द ब्रांच ऑफ द कैरो, ये जो मिस्र का ट्रेन है ये भी इसके साथ चलता है। द नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनाल फ्रॉम द नाइल आल्सो जॉइन द सुएज कैनाल, इस्माइलिया सप्लाई द फ्रेश वाटर पोर्ट सईद एंड पोर्ट सुएज। बता दिया, पोर्ट सुएज जो है वो मेडिटेरियन सी की तरफ है, पोर्ट सुएज जो है वो रेड सी की तरफ है, ठीक है ना। एंड वन एनी पॉइंट, तो 1869 में इसको तैयार हो गई थी ये, ठीक है ना, फ्रेंच इंजीनियर थे, ठीक है ना, उन्होंने तैयार किया था, तो 1869 एक पॉइंट ये भी हो सकता है इसके अंदर इन सिंपल मैनर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर द विजुअली स्टूडेंट्स, है ना, तो नेम ऑफ द कनेक्टेड बाय द पनामा कैनाल, ठीक है ना। तो पनामा कैनाल जो है, अगर अपन पनामा कैनाल के बारे में बात करते हैं, सिंपल कर लेते हैं। पनामा कैनाल जो है वो आपके जो है वो अटलांटिक ओशन और साथ के अंदर ही अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन को जोड़ती है, सेंट्रल अमेरिका से निकल रही है, ठीक है ना, पनामा से। इसके नॉर्थ के अंदर पोर्ट कोलन है और साउथ यानी कि पैसिफिक ओशन की तरफ पोर्ट पनामा है। इसमें 6 लॉक सिस्टम्स हैं। कितने लॉक सिस्टम है इसमें, 6 लॉक इसके अंदर जो है वो सिस्टम जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, द नेम ऑफ द 2 ओशन कनेक्टेड बाय द पनामा कैनाल्स, तो अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। द वन यूनिक फीचर ऑफ द पनामा कैनाल लॉक सिस्टम, 6 लॉक सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है, ओके, डिफरेंट ऑफ द 6 लॉक सिस्टम, ओके। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाई इज द कैनाल वाइटल फॉर द इकोनॉमिक लैटिन अमेरिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखो, ये आप ऐसा मान लो कि इन सिंपल मैं आपको अगर समझाऊं, यहां पर समझाता हूं, ध्यान देना मेरी बात पर। यह है आपका न्यूयॉर्क और ये आपका सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना। पहले न्यूयॉर्क और फिर ये है आपका सेंट्रल अमेरिका और फिर ये है आपका साउथ अमेरिका। पहले जहाजों का से घूम के जाना पड़ता, 13,000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो था वो इसने कम कर दिया। अब जहाज सीधे यहां से निकल जाते हैं, ये पनामा कैनाल है यहां पर। तो इकोनॉमिकली बड़ी वायलेबल है, ग्लोबल ट्रेड के लिए बड़ी वायलेबल है,
ठीक है ना। जहाज घूम के जाते हैं सीधे यहाँ से चल जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है पनामा कैनाल की, आई थिंक अंडरस्टैंड करेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को 1300 किलोमीटर ना, ठीक है ना, 13,000 kilometers by the sea. The distance between the Western Europe and the west coast of the USA and the northeastern or central USA and the east and south east Asia is shorted. कैसे हो गया देख लो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपका ये नॉर्थ अमेरिका, ये सेंट्रल, और ये आपके जो है ये लैटिन अमेरिका, ये न्यूयॉर्क, ये सैन फ्रांसिस्को, साथ में ये एशिया वाला पार्ट, साथ में ये यूरोप वाला पार्ट, और ये अफ्रीका, ये अफ्रीका, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बन गया आपका पनामा कैनाल, समझ लो इस बात को। यहाँ जहाज पहले से घूम के आते थे इसके नीचे से होकर के, लेकिन जब ये रूट बन गया तो जहाज अब सीधे जाने लगे। साथ में इस रूट ने पूरे जापान से कनेक्ट कर दिया, चाइना से कनेक्ट कर दिया, फिलीपीन से कनेक्ट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर दिया इसी रूट ने। साथ ही अगर हम बात कर ले यहाँ से कोई जहाज जा रहे हैं तो सीधा इस रूट ने यहाँ से भी कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है ना। ये जहाज सीधे यहाँ से सीधे यहाँ चले जाते हैं, इनको भी घूम के जाना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये भी जो यूरोप वाला पार्ट है इन्होंने इसको भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलें भाई सिंपल, ठीक है। चलें, द प्रिपेयर द प्रपोजल फॉर द स्मार्ट सिटी दैट द इंटीग्रेटेड एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी टू द एनहांस द अर्बन लिविंग वाइल द प्रायोरिटाइज द सस्टेनेबल क्लीननेस एंड द अफोर्डेबिलिटी। क्या बात है, व्हाट ए क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या जबरदस्त जो है ये आपका क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है। इसका जो है वो आप जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो आंसर करें इसका, कि स्मार्ट सिटी जो है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। स्मार्ट सिटी जो है उसको आप किस तरीके से देखेंगे, बताएं भाई। जितने मैं आपके लिए कुछ कंटेंट जो है उसको और ज़्यादा निकाल लेता हूं, ठीक है। हाँ भाई बताएं, स्मार्ट सिटी को किस तरीके से करेंगे आप, बताएं भाई। इसका देखें और कुछ सोचें इसके बारे में कि स्मार्ट सिटी जो है बताएं। जितने मैं आपके लिए कुछ और इसके अंदर तथ्य निकाल लेता हूं आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे तथ्य जिससे आपको इजी लगे। बताएं भाई, स्मार्ट सिटी। चलो भाई, तो वन ऑफ द रिसोर्सेज स्मार्ट सिटी इज द अप्लाई द स्मार्ट सोल्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, ठीक है। मेकिंग द सिटी लेस वर्नेबल टू डिजास्टर, अच्छे सीवरेज सिस्टम्स वगैरह हो। द फोकस इज वन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और क्या हो सकता है इसके अलावा, मेकिंग पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा क्या हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। साथ में एक अफोर्डेबल सर्विसेज हो सकती हैं, यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज मिल रही है वो अफोर्डेबल हो, लोगों की जेब में आए, ठीक है ना। क्लीननेस हो, ये 2 पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, सिंपल। चलें भाई, एनरिड द चैलेंज ऑफ द अनफ्रंटिंग ऑफ सोसाइटी रिगार्डिंग द एडल्सेंट पॉपुलेशन एंड लीस्ट अ फ्यू मेजर ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना भाई। अगर हम बात कर लें यहाँ पर, ठीक है ना, हिंदी वालों को थोड़ा समझ नहीं आएगा। किशोर जनसंख्या के संबंध में समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें, इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाएं, है ना। तो किशोर जीवन के सामने क्या है, एडल्ट पॉपुलेशन जो एक बहुत बड़ी बात है भाई। एडल्ट पॉपुलेशन जहाँ एक पॉजिटिव इंपैक्ट है वहाँ एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। अगर एडल्ट पॉपुलेशन की एनर्जी को एक सही चैनल में नहीं डाला जाएगा तो वो नशे की लत में पड़ जाएंगे, क्राइम करेंगे, ठीक है ना, एड्स जैसी बीमारियाँ भी हो जाएंगी। लेकिन अगर हम उसको चैनलाइज कर दें, ठीक है ना, नेशनल यूथ पॉलिसी में तो चैनलाइज कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो पूरी पूरी पॉपुलेशन जो है वो आपके लिए प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बन जाएगी। द शेयर ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन 10 to 90, याद रखना है ना, 10 से 19 वर्ष की। अबाउट 20.9% ऑफ द पॉपुलेशन, द एडल्ट पॉपुलेशन थ्रू द रिगार्डेड एज द यूथफुल पॉपुलेशन हैविंग द हाई पोटेंशियल इज क्वाइट वर्नेबल इफ नॉट गाइडेड प्रॉपरली। बहुत खतरनाक है, अगर आपने इसको प्रॉपरली गाइड नहीं किया
तो ये क्या है, यही एडल्ट पॉपुलेशन जो आपकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही आपका सबसे बड़ा जो है वो क्या बन जाएगी, आपके लिए सबसे बड़ा जो है वो नुकसान बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस पॉपुलेशन को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दे आर द मैनी चैलेंजेस फॉर द सोसाइटी फॉर द एडोलसेंट कंसेंट सच इज द मैरिज एट यंग एज। काम जल्दी शादी कर दोगे, अगर भाई पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या होगी, शादी हो जाएगी। लिटरेसी है ना फॉर फीमेल्स कम होगी, स्कूल ड्रॉप आउट ज़्यादा होंगे, लो इनटेक ऑफ द न्यूट्रिशन, खाने के लिए अगर बहुत ज़्यादा आपकी यंग पॉपुलेशन है तो खाने के लिए भी वाजिब सामान नहीं होगा, अगर कमाएंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं। द हाई रेट ऑफ द मोर्टेलिटी ऑफ एडोलसेंट मदर्स, है ना, डेथ हो जाएगी कम उम्र में माँ बनेंगी तो। हाई रेट ऑफ द HIV इन्फेक्शंस होगा, फिजिकल और मेंटल जो है रिटायर्डनेस, ठीक है ना, एंड ड्रग अब्यूज़, एल्कोहलिज्म, जुवेनाइल, अभी अपराध बहुत बढ़ रहे हैं जुवेनाइल, ठीक है ना, कमिटिंग क्राइम्स होंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अंडरटेकिंग द सर्टन पॉलिसीज टू इम्पार्ट ऑफ द प्रॉपर एजुकेशन एडोलसेंट सो देयर टैलेंट्स आर द बेटर चैनलाइज्ड एंड द प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। अगर हम उनको अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं और उनकी ताकत को प्रॉपरली चैनलाइज करें, ठीक है ना, उनको यूटिलाइज करें, तो वो हमारे लिए ताकत ही बन सकते हैं। नेशनल यूथ पॉलिसी की यहाँ बातचीत चलती है, ठीक है, क्या चलती है, नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में आई थी, ठीक है ना, 2014 में आई है ना। तो इसने जो है इस तरह का इम्पैक्ट दिया कि किस तरह से जो है यूथ को जो है चैनलाइज किया जाए। द डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज यूथ एंड स्ट्रेस इन ऑल ओवर राउंड इंप्रूवमेंट ऑफ द यूथ एंड एडोलसेंट एबलिंग देम द शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो अगर उनको तैयार करें, पढ़ाएं लिखाएं, उनको एक दिशा दें, ठीक है ना, कि वो नशे में ना जाएं, ठीक है ना, वो परेशान ना हो, उनको करियर दें, तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे और देश भी आगे बढ़ेगा फिर, सिंपल। ठीक है, how does the food gathering as in the economic activities differ between the primitive and the modern societies, and why is it unlikely to the significance influence the global economy today? बताया भाई, ठीक है ना। चलो प्रश्न पढ़ लोगे आपको समझ आएगा। आदिम और आधुनिक समाजों के बीच आर्थिक गतिविधियों के रूप में खाद्य संग्रहण कैसे भिन्न है, और आज वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना क्यों नहीं है, बताओ भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज ग्लोबल मार्केट में इसका फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंथेटिक सामान आ गया। याद है आपको, गैदरिंग अभी भी होती है, ठीक है ना। ट्राइबल लोग जो है कुछ जंगलों से सामान ला करके रोड पे बेचते हैं, सड़क पे आकर के, ठीक है। लेकिन अब अवेलेबल क्यों नहीं, क्योंकि अब सिंथेटिक सामान बहुत आ रहा है, और सिंथेटिक सामान इससे अच्छी क्वालिटी का और सस्ता भी है, ठीक है ना। तो इसलिए अब जो है वो, और साथ के अंदर जो गैदरिंग जो है, अगर हम बातचीत करें, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। द फूड गैदरिंग इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। द गैदरिंग इज प्रैक्टिस द रीजन विद द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, चाहे पेस्टोरलिज्म हो, चाहे गैदरिंग हो, चाहे नोमैडिक हार्डिंग हो, चाहे ट्रांसह्यूमंस हो, सब के सब हार्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही होता है। द गैदरिंग इज प्रैक्टिस द रीजन विद द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक साइबेरिया, अमेजन, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना, ये सब एरिया जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है, उनमें often influence the primitive society who extend the both plants and the animal safety their need to for food, shelter and clothing, ठीक है ना। वो जो है गैदरिंग करते हैं जो, और वो उनकी नीड जो है वो फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए, अपने कपड़ों के लिए, इस पर डिपेंड करता है। दिस टाइप ऑफ द एक्टिविटी रिक्वायर्ड a small amount of the capital investment and operate the very low level of technology। बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट ना बराबर मैं कहूँगा, ठीक है ना, ठीक है, और कोई टेक्नोलॉजी, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं होती इनके पास में, ठीक है ना। The yield per person is very low and little or no surplus is production। yield per person is very low का मतलब है कि जो सामान लेके आ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हजारों टन में है, थाउजेंड ऑफ टन्स में, वो कई किलोग्राम के अंदर होता है बस, ठीक है ना। एंड इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज बिकम ए कमर्शियल। कुछ गैदरिंग मार्केट, जैसे शहद है, मार्केट ओरिएंटेड है, महुआ है, मार्केट ओरिएंटेड है, कुछ औषधियाँ हैं, अश्वगंधा वगैरह, ठीक है ना, वो जंगलों से इकट्ठी की जाती है, मार्केट ओरिएंटेड है, ठीक है। द गैदरर्स कलेक्टेड वैल्यूएबल प्लांट्स सच एज लीव्स, बार्क ऑफ द ट्री एंड द मेडिसिनल प्लांट एंड आफ्टर सिंपल प्रोसेसिंग सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट। आजकल आता है ना वो आता है ना जंगली तेल आता है ना बाल बढ़ाने के लिए, वो भी गैदरिंग का ही पार्ट है। दे यूज द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, फॉर द एग्जाम्पल द बार्क इज यूज फॉर द क्विनिन का यूज करते हैं, टैनिन एक्सट्रैक्ट द कॉर्क इन लीव्स, सप्लाई द मटेरियल फॉर द बेवरेज, है ना, कॉर्क लगता है ना आगे बोतल के ऊपर ढक्कन, वो कॉस्मेटिक, ड्रग्स, फाइबर्स, ठीक है ना, द नट्स फॉर फूड एंड ऑयल्स, ट्री ट्रंक्स यील्ड रबर, गम्स एंड रेजिन। आपका जो जैप्टो का ट्री होता है उससे जो रेजिन निकलता है, आपकी जो एक च्युइंगम बनती है उससे, है ना। तो ये पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, कि सिंथेटिक जो है वो उसका मार्केट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, और ये इतना इकोनॉमिकल वायलेबल नहीं है, साथ में इन पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इन पर टेक्नोलॉजी नहीं है, और जो लेटेस्ट वर्ल्ड है उस पर टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे करके 3 रीज़न हम और दे सकते हैं।
ठीक है, चलें भाई। Why food gathering is little chance become important at the global level? Gathering has a little chance of the become important at the global level. Produce as such activity cannot be compared in the world market. Moreover, the synthetic product आगे आपके सामने the better quality and the low price have they replaced many items supplied by the gather to tropical forest. Simple. ठीक है. The assess the factor of the contribute to development of the large scale industry all over the world. The access to the transportation communication facilities are essential for development of industries. Justify the statement with the suitable completion. बिल्कुल सही है भाई। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन जो है, जब हम बिजनेस जब हम इंडस्ट्रीज़ के सेटलमेंट्स के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, एक्सेस टू द रिसोर्सेज कहते हैं हम, एक्सेस टू द मेन पावर है, ठीक है ना, एक्सेस टू द मार्केट है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, चीप लेबर है, रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, ये सब चाहिए होता है। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है, कच्चा माल कैसे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन जाएगा, और जो माल तैयार है, फाइनल गुड तैयार है, उसको बेचने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। द फैक्टर कंट्रीब्यूट द डिक्लाइन द ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, द ऑटोमेशन हैज इंप्रूव्ड एंड एफिशिएंसी हैव द ट्रांसफॉर्म्ड द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, मेकिंग ए मैनुअल लेबर लेस नेसेसरी। दिस हैज द पर्टिकुलर impact labor intensive sector like a textile where automation has replaced many traditional roles। ठीक है, ओके। द फर्स्ट, द ग्लोबलाइजेशन ने निकाल दिया मार्केट से। द ओपनिंग ऑफ द मार्केट एंड इंक्रीज द कम्पिटिटिव फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज, ऑफन द लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट हैव द पोज सिग्निफिकेंट चैलेंज टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, द स्टील इंडस्ट्री स्ट्रगल अगेंस्ट द चीपर इंपोर्ट्स इज देन द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ द फिनोमिना। ठीक है ना, चैलेंजिंग द कंज्यूमर्स preference, the consumer demand for the more innovative and readily available products। ठीक है ना, तो क्वेश्चन का मतलब समझे इस बात को, क्या कह रहा है ये, दुनिया भर में बड़े पैमाने के उद्योग विकास में योगदान देने वाले कारकों का आकलन करें, उद्योग विकास के लिए परिवहन संचार सुविधा तक पहुंच आवश्यक है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ पुष्टि कर दें इसकी ना। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को एक बार मैं देख लेता हूं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है 25 नंबर क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, है ना, मिसमैच तो नहीं हो गया कहीं। ट्वेंटी फाइव है ना क्वेश्चन। ट्वेंटी फाइव, एक मिनट बच्चों। अच्छा, ये है तो इसका जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, हाँ, तो फैक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग टू डिक्लाइन द इंटरनेशनल ट्रेड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये होना चाहिए था क्वेश्चन। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अपन इस मैनर में पढ़ लेते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन ने मार्केट को मार दिया, कंपटीशन बढ़ा दिया, फिर चैलेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस हो गई, फिर एनवायरमेंटल रेगुलाइजेशंस हो गए कई सारे, जिससे कि बहुत सारी जो ओल्ड लार्ज स्केल ट्रेडिशन है वो बंद हो गई। ठीक है ना, कंप्लेंस विद द एनवायरनमेंट हो गया, इस वजह से लार्ज स्केल जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज, आयरन और इंडस्ट्रीज है, उनको बड़ा नुकसान पहुंचा। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक हो गए। ठीक है ना, द इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली इन द टर्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन पावर एंड द वाटर सप्लाई हैज़ द हैम्पर्ड। अब कई बार सीबीएसई कुछ थोड़ी छोटा मोटी गड़बड़ कर देता है, जैसे अभी उस मीडियम में कर दी थी उन्होंने, मीडियम की रेंज ही हाई वाली रेंज मीडियम में दे दी एसडीआई के अंदर, तो ये छोटा मोटा जो है गलती वो एक्सेप्टेबल है, होता है, एक आधा प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। फिर डेमोग्राफिक चेंजेस हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, urban and rural urban migration have led the labor shortage in the rural area where the many traditional industries are located, higher urban wages। तो जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं,
तो जो ट्रेडिशनल जो लार्ज स्केल जो आपकी इंडस्ट्रीज उनको अब जो है वो लोग नहीं मिल पा रहे हैं काम करने के लिए, क्योंकि शहरों की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स। अब बी, एक्सेस द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आर द एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज। तो स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कैरी रॉ मटेरियल to the factory and the move finished goods to the market are essential for the development industries। फर्स्ट पॉइंट ठीक है। द सेकंड पॉइंट, द कोस्ट ऑफ, ठीक है ना भाई, किस तरह से जो है विकास कर रहा है। द कोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, लोकेशन इंडस्ट्रियल यूनिट। वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हैव द हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच ऑलवेज इंट्रोड्यूस द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल दिस एरिया। द मॉडर्न इंडस्ट्री हैज द इंसेपरेटली टाइड द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। द इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन इंटीग्रेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल स्पेशलाइजेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। जैसे अपन एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना, जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके आसपास बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। चलें भाई, ये हो गया आपका 26। evaluate the benefit of derived from the integrated tribal development project they implanted in the बरमौर रीजन, ठीक है ना। बरमौर गांव की जो केस स्टडी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है इसने, ठीक है ना। द एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड फॉर द स्पेसिफाइड एरिया कीपिंग इन द व्यू देयर द टोपोग्राफिकल, इकोलॉजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस। देख लेते हैं। द बेनिफिट ड्राइव द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। द 5th 5-year प्लान, द ट्राइबल सब प्लान इंट्रोड्यूस इन द 1974 and the Barmor was the designated one of the 5 integrated tribal development project ITDP in हिमाचल प्रदेश। बरमौर एक हिमाचल प्रदेश का एक गांव, वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया वहाँ के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। दिस एरिया डेवलपमेंट प्लान वाज द एम द इम्प्रूविंग द क्वालिटी लाइफ ऑफ द गद्दीज। वहाँ पे जातीय है ना गद्दी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाने के लिए प्रोग्राम यहाँ पर इनिशिएटेड किया गया, शुरू किया गया। द प्लान लेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्या क्या डेवलप करना था, कौन कौन से सेक्टर्स को डेवलप करना था। बरमौर के ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना था, गाड़ी घोड़े सड़कें वड़के बने अच्छी। कम्युनिकेशंस को डेवलप करना था, यहाँ तक चिट्ठी पहुँचे, डाकघर हो, कम्युनिकेशंस लाइन हो, टेलीफोन हो, एग्रीकल्चर हो, ठीक है ना, अच्छे पेस्टिसाइड हो, अच्छे सीड्स हो, इरिगेशन की व्यवस्था हो, ठीक है ना। एलाइड एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, ठीक है ना, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह हो, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल सब प्लान इन द बरमौर रीजन, द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द टर्म ऑफ द स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटी, पोर्टेबल वाटर, मतलब इस्तेमाल करने लायक पानी, रोड्स, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हो, इसको डेवलप करने के लिए प्रोग्राम चालू किया गया। द सोशल बेनिफिट ऑफ द ITBP, द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, द ट्रमेंडस इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट। इसकी वजह से आप लिटरेसी रेट बढ़ी, लोग पढ़े लिखे, इंप्रूवमेंट इन द सेक्स रेशो बढ़ा, लड़कियों की संख्या बढ़ी, डिक्लाइन द चाइल्ड मैरिज, लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना, लोगों ने अपने बच्चों की शादी करना बंद कर दिया, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर के सभी सेक्टर्स और गद्दी जाति का जो है वो विकास करने की कोशिश की गई बरमौर रीजन में। द फीमेल लिटरेसी रेट द रीजन इंक्रीज द 1.88%, 1971 to 65% इन 2011। तो 1.88% थी 1971 और 2011 में 65% हो गई। द ट्रेडिशनल गद्दीज है सब्सटेंस एग्रीकल्चर कम द पेस्ट्रोल इकोनॉमी हैविंग द एम्फेसिस ऑन द फूड ग्रेन्स। पेस्ट्रोल मतलब चरवाहा, है ना, इसको बढ़ावा मिला, ठीक है ना। एनी 5 पॉइंट, इतना पॉइंट बहुत है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से बरमौर के जो है उसको बताया कि पल्सेज और कैश क्रॉप जो है वो इंक्रीज होगी बरमौर रीजन में, लोग अच्छे से खेती करने लगे, फूड ग्रेन्स वगैरह उगाने लगे, ठीक है, ओके। हाँ, अब हील डेवलपमेंट एरिया के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, HAD। तो प्रोग्राम विद इनिशिएटेड बाय द 5th 5-year प्लान, दिस प्रोग्राम इज कवर द 15 डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजिंग ऑल द हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। 15 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया गया और हिली डिस्ट्रिक्ट्स थे ये। उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, द प्रेजेंट इज उत्तराखंड, अब तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग कर दिया, उत्तराखंड, ठीक है ना। मिकिर हिल्स, नॉर्थ कछार हिल्स, आसाम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, नीलगिरी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में, उत्तराखंड के अंदर, मेघालय में, आसाम में इस प्रोग्राम को चालू किया गया, ठीक है ना। नॉर्थ कछार आसाम में और वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में, तो 1 2 3 यहाँ पर चालू की गई। द नेशनल कमेटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरिया 1981 द रिकमेंडेड दैट ऑल द हिल एरियाज कंट्री हैविंग द हाईएस्ट अबो, तो जो भी 600 मीटर से ऊपर के गांव थे, 600 मीटर तक, है ना, उनको जो इसके अंदर कवर किया गया। द डिटेल प्लान्स, मतलब कुल मिला के हिल डेवलपमेंट एरिया के बारे में आपको लिखना है सिंपल पॉइंट में और कुछ नहीं है, ठीक है ना। कई बार आपको क्वेश्चन को बड़ा करके ना आपको उलझाने की कोशिश की जाती है, उसमें उलझना मत। ये जब हम और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सैम्पल पेपर हमें दे दिया, तो हम अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना शुरू करेंगे। ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर और CUT अड्डा 24/7 पर, ठीक है ना,
Okay, the detailed plan of the development of the hill area were the down keeping in the view the topographical, ecological, social and economic conditions. Those programs aimed at harnessing the indigenous resource of the hill areas through the development. Horticulture develop करना है, प्लांटेशन डेवलप करना है, एग्रीकल्चर डेवलप करना है, एनिमल हस्बेंड्री डेवलप करनी है, पोल्ट्री फॉरेस्ट्री डेवलप करनी है. कुल मिलाकर के किसी भी गांव का एक ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो था हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में किया गया. ठीक है, चले भाई. The composition of the commodities in the India international trade has been the undergoing a change over the years. Substance this statement with the suitable argument. ठीक है, बता देते हैं, बहुत आसान है. The composition of the commodities, सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो क्या है इन सिंपल मैनर, है ना. भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं की संरचना के पिछले कुछ वर्षों में बदल रही है ना. जो व्यापार था वस्तुओं का वो बदल रहा है. हवाई परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताइए. ठीक है, बता देते हैं. द कंपोजिशन ऑफ द कमोडिटीज, पहले कुछ और सामान का व्यापार करते थे, अब कुछ और सामान का व्यापार करते हैं. अगर 1950s या इसके बाद तक की बात बताऊँ 60-70s तक की, तो हम फूड ग्रेन्स मंगवाते थे. 70s के बाद में हमने फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया, है ना. इसका जो है डायरेक्शन बदल गया वर्ल्ड ट्रेड की. वर्ल्ड ट्रेड क्या बदल गई, डायरेक्शन बदल गई. ठीक है, ओके. द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर एज अलाइड द प्रोडक्ट ऑफ द हैज डिक्लाइंड वेयर द शेयर ऑफ द पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट अदर कमोडिटीज हैव इंक्रीज्ड. पहले तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बाहर से मंगवाते थे, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो गया और इन करंट सिनेरियो हम जो है क्रूड प्रोडक्ट जो हैं पेट्रोलियम वगैरह वो ज़्यादा मंगवा रहे हैं. द शेयर ऑफ द ओर मिनरल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैव द लार्जली रिमेन कंस्टेंट ओवर द ईयर्स. ठीक है. द डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल आइटम्स लार्जली ड्यू टू द टफ इंटरनेशनल कंपटीशन, है ना. ठीक है. द इंटरनेशनल कंपटीशन द अमॉन्ग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दिस डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट फॉर द ट्रेडिशनल आइटम्स सच एज द कॉफी, कैज्यू. Through the increase there has been the register of floriculture product, fresh fruits, marine products and sugar. ये बढ़ रहा है. The manufacturing sector along the announced the 73.6% of the Indian total value of the export 16-17. Engineering goods have the shown the significant growth in the export. Engineering goods हमारे बाहर जा रहे हैं. After the 1970 fruit grain import was the discontinued due to the success of the green revolution, but the energy crisis of the 1973 pushed the piece of the petroleum and the import the budget was also pushed up. The food grain import was the replaced by the fertilizers, petroleum machines. ठीक है, तो ये सब सामान जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हिसाब किताब दे रहा है कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन सिंपल मैनर. ठीक है, ज़्यादा टफ टास्क नहीं है इसके अंदर. ठीक है ना, ज़्यादा इसके अंदर टफ टास्क नहीं है. अब एयर ट्रांसपोर्ट से जो है वो बिजनेस बढ़ेगा, ये कैसे है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी समझ लेते हैं क्या बात है. ठीक है. द वैल्यूबल कार्गो कैन बी मूव्ड रैपिडली वर्ल्ड वाइड. अगर आपके पास एयर ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो महंगा सामान जो है वो बहुत स्पीड से जाएगा, पहला पॉइंट. इट इज़ द ऑफन ओनली द मेजर रिच इनएसेसिबल एरिया. ऐसे एरिया में भी आप अपना सामान बेच सकोगे जहाँ पर सड़क और वो नहीं है. ठीक है ना, रेलवे नहीं है. एयर ट्रांसपोर्ट ब्रॉट अबाउट कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, है ना. द फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय द माउंटेन स्नो फील्ड्स, है ना, इन हॉस्पिटेलेबल डेजर्ट टेरेन हैव बीन द ओवरकम. हर जगह जा सकता है. ठीक है ना. द एक्सेसिबिलिटी हैज द इंक्रीज द एयरप्लेन बीइंग द वेरिएड आर्टिकल्स द एक्सिमोज इन द नॉर्दर्न कनाडा अनहंटेड बाय द फ्रोजन ग्राउंड्स इन द हिमालय रीजन्स. द रूट ऑफन, भाई कहीं पर भी पहुंच सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो. साथ में एयर रूट से जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे भी आर्मी को, एयरफोर्स को आप वहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हो. एट प्रेजेंट नो प्लेस इन द वर्ल्ड इज मोर देन 35 आवर्स अवे द स्टार्टिंग द फैक्ट हैज़ बीन द मेड पॉसिबल. 35 घंटे की दूरी ज़्यादा कोई नहीं है, आप आराम से पहुँच जाओगे. ठीक है ना, ओके. द ट्रेवल बाय द एयर नाउ द मेजर्ड बाय द आवर्स एंड मिनट्स इंस्टेड ऑफ द ईयर एंड मंथ्स. ठीक है ना, जहाँ पे पहले सालों लगते थे जाने में, महीने लगते, 6 महीने लग रहे हैं. भाई जहाँ जा रहा है न्यूयॉर्क से आपके मुंबई, अब आप न्यूयॉर्क से मुंबई 12-13 घंटे की फ्लाइट है, सेट करके आ जाओ. फ्रिक्वेंटली एयर सर्विसेज अवेलेबल टू द मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. आप 2-2.5 घंटे में दिल्ली से बेंगलोर पहुंच जाओ, शाम की मीटिंग पूरी करके रात को वापस घर पे दिल्ली, है ना. तो फास्ट हो गया मूवमेंट बहुत. ठीक है, चले भाई. एन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय द सॉलिड वेस्ट हैज नाउ गॉट ए सिग्निफिकेंस ड्यू टू द numerous growth in the quality of the waste. Give the reason for the unsustainable increase the solid waste and they discuss the two strategy to control the waste generation at the sources in the urban areas. तो कुल मिलाकर के pollution के बारे में बात कर रहा है और भी solid waste pollution के बारे में बात कर रहा है. Environmental pollution by the solid waste has now got a significance growth of the quantity of waste. The urban area was generally marked the overcrowding, congestion, indicator of facilities to support the fast growing population and the consequent poor sanitary condition and the foul air.
The solid waste refer to the variety of the old and the used article, for the example stained small pieces, metals, broken glassware, plastic containers, polythene bags, ash, floppies, discs, CDs. अब तो floppies आना बंद होगी मार्केट में, है ना. The discuss the material, the term the garbage and the rubbish etc. and the disposed from the two sources. The household domestic, भाई ये solid waste कहाँ से आ रहा है? Household and domestic establishment and industrial and commercial establishment. The household waste are disposed of the either the public land or the private construction, ठीक है ना. The site where the solid waste of the industrial unit are the collected and disposed through the public facilities at the low laying public ground, landfill, है ना. बहुत सारे लैंडफिल है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कचरे के पहाड़ बने हुए हैं. The used turnout of the ashes and the debris from the industries, thermal power houses, building the construction of the demolishing the have the post problem of the serious consequences. The solid waste that threat the human health and causes the several diseases like typhoid, diarrhea, malaria and other diseases. The solid waste can create a inconvenience rapidly if they are not properly handled. Wind, water, rain and spread the waste discomfort for the people. फैल जाता है, पानी के साथ गंदगी फैल जाती है, हवा के साथ फैल जाती है. The industrial solid waste can be cause a water pollution by the dumping into a water bodies. Drain carries under the sewage, also the resulting into the various health problems. ठीक है ना. तो ये आपका हो गया मामला पूरा. ठीक है, चले भाई. हाँ, अब स्ट्रेटेजीज टू कंट्रोल द वेस्ट जनरेशन द सोर्स ऑफ द अर्बन एरियाज. कैसे कंट्रोल करेंगे इसको, इसका देख लेते हैं. ठीक है ना. द वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड द रिसाइकलिंग कंपेन एजुकेशन एंड द अवेयरनेस प्रोग्राम. भाई कम से कम गंदगी फैलाओ. इम्प्लीमेंट एजुकेशन कैंपेनिंग, राइज द अवेयरनेस अमॉन्ग द रेजिडेंट्स, मतलब लोगों के बीच में. ठीक है ना. मिनिमाइज द रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग पे जोड़ दो. ठीक है ना. NGOs, लोकल अथॉरिटीज़ वगैरह इन्वॉल्व इसके अंदर. द इनिशिएटिव स्कीम्स इंट्रोड्यूस द इनिशिएटिव फॉर द हाउस होल्ड एंड द बिजनेस दैट एक्टिवली participate in the waste minimization and recycling efforts. This could include a discount of the unity bills, tax rebates and reward the recycling initiatives. ठीक है ना. टैक्सेस एक्सेस लगा दो, फ़ायदा दो जो लोग इसको कम कर रहे हैं. प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड द पैकेजिंग रेगुलेशन, है ना. पॉलीथीन को कम वो करो. प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रैक्टिस. ठीक है. द एक्सटेंड द पूर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, implemented the EPR schemes, hold produce the accountable for the entire life cycle for the products including the waste management. This encourage the manufacturers to design the product with the minimal environmental impact. जूट का बैग इस्तेमाल कर लो, है ना. जो कागज़ के जो इस्तेमाल कर लो. ठीक है ना. ओके, इन सिंपल. ठीक है, चले. अब द ABCD, द मेजर सी पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, important seaway and air of the substance gathering South Africa and important seaport of the Asia and area of the nomadic herding, the region of the extensive commercial grain farming. ठीक है ना. ये नक्शा है, इसके अंदर इसको नोटिफाई करना है. कौन कौन सी लोकेशन है इसके अंदर देख लो. इसके अंदर लोकेशन है मैप वर्ल्ड के अंदर जो है कैप टाउन है, रोम है, सेंट लॉरेंस सीवे है, अमेजॉन है, शंघाई है, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका एंड कैंटरबरी, ग्रासलैंड एंड प्लाइंस है. ठीक है ना. सिंपल. ठीक है, ओके. चलें भाई आगे पढ़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं इसको, है ना. विजुअली इम्पार्ट द नेम ऑफ द मेजर सी पोर्ट सिचुएटेड द साउथ मोस्ट टिप ऑफ द अफ्रीका, कैप टाउन. क्या हो गया, कैप टाउन हो गया आपका. द नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ द इटली, रोम हो गया आपका. द विच रिवर इन द नॉर्थ अमेरिका कनेक्ट द ग्रेट लेक टू द अटलांटिक ओशन, सेंट लॉरेंस हो गई आपकी. द नेम ऑफ द एरिया सस्टेनेबल गैदरिंग इन साउथ अमेरिका. ठीक है ना. आपका अमेजन हो गया. The name of the important seaport of the China, शंघाई हो गया. The mention the area nomadic herding in the North Africa. ठीक है ना. आपका सब सहारन और सहारन एरिया हो गया. The name the area extensive commercial grain agriculture in the New Zealand, कैंटरबरी हो गया आपका. सिंपल. ठीक है ना. ये तो कर लिया अपन ने. कैप टाउन, रोम, सेंट लॉरेंस, अमेजन, शंघाई, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, कैंटरबरी, ग्रासलैंड, प्लेन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में. द लोकेट द लेवल ऑफ एनी 5. ठीक है ना. एन इंपॉर्टेंट कोल एंड माइन उड़ीसा. The important seaport in Karnataka, Jharia coal mines, oil refinery in Uttar Pradesh, the state with the lowest population density, the state leading in the production of the tea and international airport in Punjab. ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं. लो तो मयूरभंज है उड़ीसा में, मैंगलोर है आपके कर्नाटका में, झरिया है, मथुरा है यूपी में, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु है और अमृतसर है पंजाब में इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, सिंपल भाई. ठीक है, क्या है, सिंपल. द फॉलोइंग क्वेश्चन विजुअली इम्पार्ट स्टूडेंट. The name of the important coal mine in the Odisha, Mayurbhanj. The name of the important seaport of the Karnataka.
ठीक है ना। मंगलोर, द नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट कोयल माइन इन द महाराष्ट्र, ठीक है ना। द नेम ऑफ द ऑयल रिफाइनरी इन उत्तर प्रदेश मथुरा, द नेम ऑफ द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है ना। द नेम ऑफ द वन लीडिंग टी प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया आसाम, द नेम ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब अमृतसर, लो कर लेते हैं। मयूरभंज, मैंगलोर, रत्नागिरी में कोयला निकलता है, मथुरा अरुणाचल प्रदेश, असम, अमृतसर, ठीक है ना। ये लो, ये मैपिंग हो गया आपके, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, मैपिंग का हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। तो यूनाइटेड 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और उड़ान बैच खरीदने के लिए वाई सर G20 कोड का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।